चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैट्स कर रहा हूँ मैं बंद है ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान रखेंगे। आ जाइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। बोला जा रहा है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, जो मोल्स देने दी थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आप लोगों को पता है कितने हैं, वर्ग कितने हैं, तो ये समूह यानी वर्ग की बात कर रही है। तो पहले वर्ग में एकमात्र अधातु कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये पहला ग्रुप है, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे टोटल 18 ग्रुप है। तो दोस्तों पहले ग्रुप में आप लोग के सारे दोस्तों मेटल्स है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए हाइड्रोजन आप लोगों का क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो इस पूरे के पूरे दोस्तों पहला और दूसरा ग्रुप यानी एस ब्लॉक की बात करूं तो पूरा का पूरा मेटल होता है, लेकिन हाइड्रोजन इकलौता इसमें नॉन मेटल है। ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस और स्थान दिया गया है? पीरियोडिक टेबल में दोस्तों अधातुओं को कहां पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आप लोगों को बताया था हाइड्रोजन, तो सबने सोचा हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्योंकि देखेंगे जितने भी आप लोगों के नॉन मेटल्स है जनरली, जैसे आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल के राइट में होते हैं। और लेफ्ट में जितने भी होते हैं सारे के सारे मेटल्स होते हैं। बस हाइड्रोजन दोस्तों ध्यान रखेंगे एक नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन के बेसिस पे आप लोग नहीं बोल सकते कि नॉन मेटल आपको लेफ्ट में होंगे। मैक्सिमम नॉन मेटल्स कहां पर होते हैं दोस्तों? राइट में होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों किस ब्लॉक के एलिमेंट जनरली कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों, देखो ये तो आप लोगों का एस ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक हो गया। दोस्तों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, ये क्या बनाता है? जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे दोस्तों जो कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, कलर बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो कलर कंपाउंड बनते हैं वो आप लोगों के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों का डी ब्लॉक दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। इतनी बार मैंने बताया फिर भी गलती कर रहे हो। दोस्तों अगर आप लोग लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो आप लोग का जो एटम का रेडियस होता है, परमाणु का आकार होता है, परमाणु की त्रिज्या दोस्तों क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो आप लोग का दोस्तों लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होती है, जबकि आपके ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। देखो आप लोग देख सकते हो बढ़ रही है, तो यहाँ पर देखो कम होती जा रही है। कैसे कम हो रही है दोस्तों? एक एग्जांपल देखिए हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आता है आपका ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। याद है क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, आपका सोडियम, पोटेशियम, रूबियम। तो मान लीजिए सोडियम है, ये सोडियम है, इधर मैग्नीशियम होगा, इधर एल्यूमिनियम होगा, इधर सिलिकॉन होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों का एग्जांपल ले लिया, मैं लेफ्ट से राइट चल रहा हूँ। तो क्या क्या मिलेंगे आपको? किसी एक पीरियड में देखा मैंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये आपको मिलेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप लोग बोलेंगे सर 11 होता है। मैग्नीशियम का आप लोग बोलेंगे 12 होता है। एल्यूमिनियम का आप लोग बोलेंगे 13, सिलिकॉन का होता है 14। दोस्तों एटॉमिक नंबर जितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 14। समझ रहे हो? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। दूसरे में 8 आ सकते हैं, बचा हुआ 1 इसमें आ जाएगा। इसमें टोटल कक्षा कितनी? 3। इसमें 2,8,2, इसमें भी 3, इसमें 2,8,3, इसमें भी 3 ही कक्षा है, इसमें 2,8,4, इसमें भी 3 ही कक्षा है। यानी दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी 3 कक्षा है, इसमें भी 3 कक्षा है, इसमें भी 3 कक्षा है। आप लोग बोलेंगे सर मेरे को तो सभी का आकार समान लग रहा है। बिल्कुल लगना भी चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखो, आप लोगों के एटॉमिक नंबर कितना है? 11। यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 11 प्रोटॉन है और बाहरी कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो आप लोग मुझे बताइए 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा या 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण ज्यादा होगा? दोस्तों ऑब्वियसली बात है 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण ज्यादा होगा। तो आकर्षण ज्यादा होने की वजह से इसका साइज कम होता है। इसका ज्यादा होता है जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे दोस्तों, जो साइज होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। वेट करिए, बताएं आंसर। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है, 70% लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी। आप लोगों से ये भी पूछा जाता है राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस दिन आप लोगों के जो सीवी रमन थे, इन्होंने एक फिनोमिना डिस्कवर करा था जिसको हम लोग बोलते हैं रमन इफेक्ट। तो इस दिन दोस्तों डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की, और इसी के बेसिस पे दोस्तों 28 फरवरी 1928 को डिस्कवरी हुई थी। तो इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और इन्होंने दोस्तों डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की, इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों सेल थ्योरी होता क्या है? इस सेल थ्योरी के अनुसार हर एक जीव किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। हर एक जीव कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ये कौन बताया? कोशिका सिद्धांत बताया। तो दोस्तों ये जो कोशिका सिद्धांत थी, सेल थ्योरी किसने दी थी? आपके स्लाइडन और स्वान नामक 2 साइंटिस्ट ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जने वॉटसन एंड क्रिक आंसर दे रहे हैं दोस्तों, इन्होंने जो डीएनए की संरचना के बारे में बताया था कि डीएनए का संरचना कैसे होता है।
डीएनए के स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक आप लोग के डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जबकि आपके स्लाइडन और स्वान ने क्या दिया था दोस्तों, इन्होंने दिया था सेल थ्योरी। आप लोगों से ये भी पूछा जाता है सेल थ्योरी का कोई अपवाद है क्या? जी सर, सेल थ्योरी का कोई अपवाद है क्या? बिल्कुल है। कौन-कौन से वायरस है? क्योंकि आपको पता है वायरस एक सजीव की तरह भी बिहेव कर सकता है, लेकिन जब भी बाहर रहता है बॉडी के तो इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है, तो वायरस इसका अपवाद हो जाएगा। आरबीसी भी दोस्तों इसका अपवाद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग का जो सेल होता है ना वो जनरली उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो ये भी सेल थ्योरी का अपवाद होंगे। दो अपवाद ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। द स्टडी ऑफ एल्जाई इज कॉल्ड, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पर बहुत फास्ट आंसर आ रहे हैं सभी के, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो स्टडी ऑफ एल्जाई होती है वो कहलाती है फाइकोलॉजी। आप लोगों से दोस्तों स्टडी ऑफ फंगस भी पूछा जाता है, तो अगर स्टडी ऑफ फंगस पूछा जाए यानी कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपको कहलाता है माइकोलॉजी, वो कहलाता है माइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एल्जाई आप लोग का फाइकोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच रिएक्शन, जो आपका एटम बॉम्ब होता है वो कौन सी रिएक्शन पे बेस्ड होता है? आपको पता है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 69% बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? एक बड़े न्यूक्लियस का छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटना आप लोगों का न्यूक्लियर फिजन कहलाता है, और इसमें दोस्तों क्या होती है, एनर्जी आप लोगों की रिलीज होती है, ठीक है। दोस्तों ये न्यूक्लियर फिजन आप लोगों का कहां कहां पर होता है? तो दोस्तों ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आप लोगों का कंट्रोल रिएक्शन यानी नियंत्रित अभिक्रिया। दोस्तों ये आप लोगों का कंट्रोल रिएक्शन कहां पर होती है? आप लोगों का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहां पर कंट्रोल रिएक्शन होती है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों न्यूक्लियस और टूट जा रहा है, अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाती है, तो ये जो आप लोगों की अनकंट्रोल रिएक्शन होती है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और ये कहां पर होता है दोस्तों? एटम बॉम्ब में। क्लियर? तो आप लोगों से पूछे एटम बॉम्ब में कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फिजन होती है। दोस्तों अगर हाइड्रोजन बॉम्ब पूछे, अगर आप लोगों से हाइड्रोजन बॉम्ब पूछे कि हाइड्रोजन बॉम्ब कौन सी अभिक्रिया पे आधारित है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी आपसे एटम बॉम्ब पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, इसमें मैं समय कम दूंगा क्योंकि कल भी क्वेश्चन आ गया था, जल्दी से बताएंगे। कल आए या 2 दिन पहले ही पढ़ा हो कोई मतलब नहीं है, गलती तो करना ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता 100% बच्चे सही जवाब देते हैं। दोस्तों किसकी पेनिट्रिंग पावर सबसे ज्यादा होती है? मैंने आप लोगों को बताया था अल्फा रेज होती है, बीटा रेज होती है, गामा रेज की पेनिट्रिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। अल्फा रेज तो दोस्तों पेपर को ही क्या नहीं कर सकती, पेनिट्रेट नहीं कर सकती, कागज को ही भेद नहीं सकती। क्लियर है क्या? तो आप लोग की सबसे ज्यादा होगी आपकी अल्फा की, सॉरी सबसे ज्यादा होगी गामा की, और सबसे कम होगी दोस्तों किसकी? अल्फा की, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, अब आप लोग का वही 30 सेकंड मिलेगा, आंसर बताएं। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आइए दोस्तों, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है, पहली बात तो दोस्तों जो रियल इमेज होगी, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो जिंदगी में हमेशा उल्टा बनता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, हमेशा उल्टी होती है। तो रियल इमेज कभी स्ट्रेट हो सकती है क्या? जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो तो सबसे बड़ी बेवकूफ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो इमेजनरी आप लोगों की इमेज होती है, या आप लोग बोल सकते हो जो वर्चुअल इमेज होता है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, दोस्तों जिंदगी में हमेशा वो क्या होता है? इरेक्ट होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा स्ट्रेट होता है। तो वर्चुअल इमेज या इमेजनरी इमेज कभी इन्वर्टेड हो सकती है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी वाले भी दोस्तों सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ए वाले और डी वाले। आपको मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, एक तो होता है आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है, रियल भी बन सकता है और आप लोग का वर्चुअल भी बन सकता है। जबकि कॉन्वेक्स में केवल और केवल हमेशा आप लोगों का कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज ही बनेगा दोस्तों, इमेजनरी इमेज ही बनेगी, वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा इमेजनरी एंड स्ट्रेट। कई बार इरेक्ट वर्ड यूज कर सकते हो, कई बार स्ट्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काल्पनिक और सीधा आप लोग का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। लगता है दोस्तों थोड़ा सा पोल हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं बिना पोल के करवा देता हूं, घबराएंगे नहीं आप लोग। विच मिरर इज यूज फॉर शेविंग, शेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज करा जाता है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कॉनकेव मिरर के यूजेस की, क्या? हेलो दोस्तों, सुबह शाम ट्राई करो। तो गाड़ी की हेडलाइट हो, डेंटिस्ट हो, शेविंग मिरर हो, सोलर ओवन हो, टॉर्च हो, इन सभी में आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। चलिए अभी एक दो क्वेश्चन के बाद में पोल स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग घबराएंगे नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को बिना पोल के मन में आप लोग सोचिए कि आप लोग इसका सही आंसर देख सकते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? जो आप लोग की दूध की शुद्धता होती है दोस्तों, मिल्क आप लोगों का प्योर है या नहीं है, ये जो चीज पता लगाया जाता है लैक्टोमीटर से लगाया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में दुग्ध मापी भी बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम कैसे पड़ा लैक्टोमीटर, आप लोग कैसे ध्यान रख सकते हो? दोस्तों आप लोगों को पता है मिल्क में एक शुगर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। तो दोस्तों लैक्टोज से ध्यान रखिए दोस्तों, लैक्टोमीटर। ठीक है, तो दूध से रिलेट कर पाओगे, दूध के लिए क्या यूज करेंगे? लैक्टोमीटर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, ये आप लोग मन में सोचिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। हु डिस्कवर्ड डीडीटी, डीडीटी की खोज किसने करी?
तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, जो डीडीटी है एक कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है। तो पहली बात तो दोस्तों इससे दो चीजें पूछी जाती है, एक तो इसकी खोज किसने करी और एक इसका पूरा नाम। तो खोज की बात अगर हमने करे तो दोस्तों डॉक्टर पॉल मूलर थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, और फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा विक्रम साराभाई। आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? आप लोगों के विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बार मैं कोशिश करता हूँ चैट ये आपका पोल आ जाए, वेट करिए पर ना एक सेकंड के लिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 1-2 मिनट का समय दीजिए, देखते हैं पोल स्टार्ट हो जाता है। बाकी हम लोगों को पढ़ने से मतलब है तो हमारी लर्निंग डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की, पेनिसिलिन की खोज किसने करी? क्वेश्चन आता है पेनिसिलिन है क्या? दोस्तों ये आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है। ये क्या है दोस्तों? आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है। और आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो करी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पेनिसिलिन क्या है? पहली एंटीबायोटिक थी, इसकी डिस्कवरी किसने करी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे रडार का अर्थ क्या है? रडार की फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है दोस्तों। ये डिटेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसकी सभी की जगह आप लोग डिटेक्शन कर लीजिए, डिटेक्शन कर लीजिए। अब सोचिए मन में क्या इसका आंसर होना चाहिए रडार का फुल फॉर्म। तो रडार का फुल फॉर्म होगा दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी में पूछा हुआ है अभी ही 2018 में रेलवे के पेपर्स में, ठीक है। तो रडार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आप लोगों का जो जेई का पेपर हुआ था, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान आप लोग रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों आप लोगों का जो क्विक लाइम होता है, क्या होता है क्विक लाइम? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इसमें वाटर सप्लाई करेंगे, वाटर डालेंगे, तो ये बन जाता है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? स्लैग्ड लाइम भी बोलते हो, बुझा हुआ चूना भी बोलते हो, ठीक है। इसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों का बुझा हुआ चूना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बिना बुझा हुआ चूना आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए इसका आंसर। नपुंसकता या इनफर्टिलिटी किस विटामिन की कमी से हो जाता है दोस्तों? बांझ किस विटामिन की कमी से आप लोग हो सकते हैं बताइए? तो विटामिन ए की कमी से तो दोस्तों रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ई की कमी से दोस्तों आप लोगों की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, नपुंसकता आ सकती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन के की कमी से दोस्तों आप लोगों की ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं मिलेगी दोस्तों, आप लोगों का रुधिर का थक्का नहीं बन पाएगा अगर आपकी चोट लगेगी। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? आपकी हड्डियां वीक हो जाती है। हड्डी आपकी क्या हो जाती है दोस्तों? हड्डी आप लोगों की वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। रिकेट्स रोग इसको हम लोग बोलते हैं, रिकेट्स रोग, जिसको हिंदी में हम लोग सूखा रोग भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे पूछा गया है अम्लराज किसे बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अम्लराज किसको बोलेंगे? एक्वारेजिया किसको बोलेंगे? तो दोस्तों एक्वारेजिया या अम्लराज आप लोगों को पता है दो एसिड का मिक्सचर होता है। किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आप लोगों का नाइट्रिक एसिड का। किस रेशियो में होता है? तो दोस्तों HCl और आप लोग का जो HNO3 होता है किस अनुपात में मिले होते हैं? देखो इधर 3 आ गया ना, तो 3 इधर लगा दो और 1 कर दो, यानी HCl का होता है दोस्तों 3 फ्रैक्शन और आपका नाइट्रिक एसिड का होता है 1 फ्रैक्शन। तो आप लोगों से फ्रैक्शन तो पूछा नहीं, जस्ट मिक्सचर पूछा किस किसका है, तो नाइट्रिक एसिड का और आप लोग के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे सोचिए मन में क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन, इसमें सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है? डक्टाइल क्या होता है दोस्तों? किसको आप लोग इजीली खींचकर उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो डक्टाइल होता है वो आप लोग का दोस्तों गोल्ड होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है? ये होती है दोस्तों गोल्ड की, और हम जिसका लैटिन नेम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए, ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसे कहते हैं? दोस्तों एक बार मैं और रिफ्रेश कर लेता हूं, हो सकता है पोल आ जाए, अभी पोल आ नहीं रहा, पता नहीं क्या। चलिए, तो दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसे बोला जाता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आप लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड है, जो H2SO4 है, इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से चैट्स वगैरह खुल नहीं पा रही है, मैं आपको इसके लिए माफी चाहता हूँ, पोल वगैरह नहीं आ पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताइए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए। तो अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी में दोस्तों कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे पाए जाते हैं।
अगर हम लोग बात करें दोस्तों सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है बॉडी में दोस्तों, ऑक्सीजन का है। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स है ह्यूमन बॉडी में कौन सा है दोस्तों, ऑक्सीजन है। कितना होता है देखो 65% आपका ऑक्सीजन है। इसके बाद में बात करें कार्बन है 18.5% होता है, हाइड्रोजन आपका 9.5% होता है। ठीक है, तो आप लोग 3 याद रखिए, 4 याद रखिए, OCHN लिख लीजिए ना, OCHN सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन एंड देन नाइट्रोजन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तनाव की बीमारी, यानी आप लोगों से डायमेंशन पूछी गई है। डायमेंशन पूछी गई है, किसकी पूछी गई है, सरफेस टेंशन की पूछी गई है दोस्तों, पृष्ठ तनाव की पूछी गई है। तो आइए देखते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है। तो सरफेस टेंशन जो होता है पृष्ठ तनाव, वो आपका होता है फोर्स अपॉन लेंथ। दोस्तों फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो अगर आप लोगों से यूनिट पूछता तो न्यूटन अपॉन मीटर हो जाता, लेकिन ये तो डायमेंशन पूछ रहा है तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहले भी मैंने बताया फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, सीधे याद रखो, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। कब तक बार बार निकालोगे कि फोर्स बराबर m होता है। मास की आप लोगों का क्या होता है, किलोग्राम होता है ना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो किलोग्राम मास आ गया तो m की पावर 1, मीटर लेंथ आ गया l की पावर 1, सेकंड का स्क्वायर t की पावर 2। इसको सेट करोगे ऊपर नीचे करके m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 आ जाता है। ठीक है, और दोस्तों नीचे मीटर है यानी लेंथ आ रहा है तो l की पावर 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, m की पावर 1, या आपका l की पावर 1 ऊपर, l की पावर 1 नीचे कट जाएगा, l की पावर 0 बचेगा और t की पावर -2। तो m की पावर 1 कुछ नहीं लिख रहा है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो m की पावर 1 या फिर सिंपल आप लोग m भी लिख सकते हो, समझ रहे हो। तो m, l की पावर 0, t की पावर -2, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, व्हाट इज दी सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है। आप लोग सभी जानते हैं मेरे दोस्तों, आप लोग की जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो तो होती है न्यूटन, वो तो होती है न्यूटन। पर अगर हम लोग बात करें सीजीएस यूनिट की तो वो होता है दोस्तों डाइन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो आप लोगों से सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो आपका डाइन हो जाएगा, एसआई यूनिट की बात करें न्यूटन हो जाएगा। डेसिबल तो दोस्तों साउंड की इंटेंसिटी की होता है। केल्विन किसका होता है, केल्विन आपका होता है टेम्परेचर का। तो आप लोग ध्यान रखें, हम लोगों से सीजीएस मात्रक बल का पूछा गया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखा करो, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, एक पारसेक में कुल प्रकाश वर्ष कितने होते हैं। तो देखिए आप लोगों का पारसेक क्या है, ये भी दूरी को मापने की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है, ये भी दूरी को मापने की एक इकाई है। तो अगर बात करें आप लोगों से पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, प्रकाश वर्ष है ये पारसेक है। दोस्तों जो पारसेक होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और आप लोग ध्यान रखें 1 लाइट ईयर में आप सॉरी 1 पारसेक में, एक पारसेक में, एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों की जानकारी